लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या-क्या है और कौन-कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं उस क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करने के लिए। तो अब हमारी टर्न है पढ़ने की सोर्सेज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, यानी कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल यानी कि हमारे जो टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी हमारी प्रोडक्ट है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कहाँ-कहाँ से आती हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक impurities may arise during the manufacturing process and storage of the drug substance। यानी कि जो हमारा प्योरिटी है वो हमारी कभी भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के द्वारा, जब कोई हमारा हम किसी ड्रग को का सब्सटेंस को हम उसको स्टोर कर रहे हो। यानी कि मतलब कभी भी हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा हो, चाहे वो हमारा मिक्सिंग हो, पंचिंग हो या आपका जेलेटिन का फॉर्मेशन हो रहा हो, किसी भी एक स्टेज पे जो भी हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस टाइम पे या स्टोर करते टाइम जब हमारा ड्रग का फाइनल प्रोडक्ट आ गया उसको स्टोर करते टाइम पे इसके बीच में ही कभी ना कभी हमारे पास सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज आ सकती है। These impurities are derived from drug substance synthetic process and degradation reactions in drug substance and drug product। यानी कि अब ये impurities कहाँ से आती है? या तो ये जब हमारा कोई सिंथेटिक प्रोसेस यानी कि जो ड्रग है हमें नेचुरली नहीं मिली हुई है, हमने इसको सिंथेसाइज किया हुआ है, तो उस सब्सटेंस के प्रोसेस में आ सकती है। या फिर जब हमारा कोई डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाता है इन ड्रग सब्सटेंस के अंदर या ड्रग प्रोडक्ट के अंदर, तभी हमारी ये इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वाली भी और स्टोरेज वाली भी। The process-related impurities can be derived from starting material, intermediate, reagent, ligand, and catalyst used in the chemical synthesis, as well as byproducts from the side reactions of the chemical synthesis। यानी कि जो भी हमारी जो हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो किस किस वजह से आ सकती हैं? या तो जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी वजह से, या बीच में जो कोई स्टेप बन रहा है उसकी वजह से, या कोई रिएजेंट है, लाइगेंट है, जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके बीच में, या हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया है जो कि हमारी केमिकल सिंथेसिस के अंदर। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। केमिकल सिंथेसिस में ये सारी चीजों को कर सकते हैं, या फिर उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं साइड रिएक्शंस में केमिकल सिंथेसिस की, वो भी इसमें एक तरीके का इम्प्योरिटी की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब बाई प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो हमने नॉर्मली जो हम रिएक्शन करी, हमने HCl प्लस NaOH लिया, हमने कहा कि हमें NaCl का प्रोडक्शन करना है, तो HCl प्लस NaOH लिया, बन गया हमारा NaCl। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट था और वाटर मिला जो हमें साथ में, वो हो गया उसका बाई प्रोडक्ट जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो जो ये बाई प्रोडक्ट होता है ये भी हमारे लिए एक केमिकल इम्प्योरिटी की तरह एक्ट कर सकता है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड Degradation products are derived from the chemical degradation of drug substances and drug products under storage or stress condition। यानी कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं? जब हमारा केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है ड्रग सब्सटेंस का किसी भी स्टोरेज या स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। अब स्ट्रेस कंडीशन होती है हमारी कि हमने कोई भी जो फोर्सफुल रिएक्शन दे दी, हमने कोई कंडीशन दे दी है हमारे प्रोडक्ट को, उसकी वजह से कोई डिग्रेडेशन हो रहा हो तो वो हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है। और हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है एसिडिक, बेसिक, थर्मल, ऑक्सीडेटिव एक्सेट्रा। एसिडिक में हम एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ाते हैं, बेसिक में हम बेस की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडेटिव में हम ऑक्सीडेंट की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाते हैं, थर्मल में हम हीट बढ़ा देते हैं। तो ये सारी जो है हम जो डिग्रेडेशन स्टडीज है हम परफॉर्म करते हैं हमारे ड्रग और ड्रग के ऊपर। जब ये कुछ ऐसा मिल जाता है तो हमारा डिग्रेडेशन हम का प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेशन हो जाता है। They may identified or unidentified, volatile or non-volatile and include the following। अब जो ये हमारी इम्प्योरिटीज हैं, या तो ये हमें पता होंगी या नहीं पता होंगी। ये वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी कि जब भी वो इवेपोरेट हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा हमारा कोई भी मटेरियल हो। नॉन वॉलेटाइल जो कि हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होने पे वॉलेटाइल मतलब उड़ नहीं जाता है। और क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? impurities originating from drug substance synthetic process। जो हमारा पहला है वो है impurities originating from drug substance synthetic process। यानी कि ओरिजिनेट कर रही है हमारी इम्प्योरिटी जो ड्रग सब्सटेंस के जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम सिंथेटिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके लिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेज आर केमिकली सिंथेसाइज्ड। जो हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेज हैं वो हमारे केमिकली हम उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। Chemical entities other than the drug substance that are involved or produced in the synthetic process can be carried over to the final drug substance as trace level impurity।
अब क्या होगा, केमिकल कुछ भी कोई केमिकलिटी हमारी जो प्रोड्यूस हुई है सिंथेटिक प्रोसेस के बनाने में, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक जा सकती है एक ट्रेस लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। यानी कि हम ट्रेस लेवल का मतलब हो गया कि हम उसको उस लेवल पे जाके भी अगर हम ट्रेस करेंगे यानी कि उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। These chemical entities include raw materials, intermediate, solvent, chemical reagent, catalyst, byproduct, impurities present in the starting material and chemical entities formed from those starting material impurities. यानी कि अब ये जो केमिकल एंटाइटीज जिसका हम अभी नाम ले रहे थे कि वो ड्रग सब्सटेंस में एंड प्रोसेस तक आ सकती है, तो ये केमिकल एंटाइटीज होती क्या क्या है, ये इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को इंक्लूड कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, सॉल्वेंट्स को, केमिकल रिएजेंट, कैटलिस्ट, बाय प्रोडक्ट, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब जितनी भी चीज हम अपनी देर से बात कर रहे हैं कि इम्प्योरिटी के लिए हो सकती है, चाहे वो सिंथेटिक प्रोसेस के टाइम पे सॉल्वेंट या केमिकल रिएजेंट कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है, उसके अलावा जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी, यानी कि ये हर चीज जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें मिला के हमारी इम्प्योरिटी को कॉज करती हैं। These impurities are usually referred to as pure process impurity. अब जो ये impurities की हम बात कर रहे हैं, जितना भी हमने starting material, chemical entities की अंदर बात कर रहे हैं, catalyst, chemical reagent, ये सारी जो है हमारी process impurity है। यानी कि ये जब process चल रहा होता है उस टाइम पे ये impurity हमारी आ रही है, इसके लिए हम इसको process impurity बोलेंगे। The goal of process impurities identification is to determine the structures and origin of these impurities. अब ये जो प्रोसेस इम्प्योरिटी के आइडेंटिफिकेशन का मेन गोल ये है कि हमें ये बता दे कि हमारी जो ओरिजिन यानी कि जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ से आ रही हैं और क्या क्या इसका रीजन है। दिस नॉलेज इज क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग द सिंथेटिक केमिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज प्रोसेस इम्प्योरिटी। अब हमारी जो ये इम्प्रूव करनी है हमें जो केमिकल प्रोसेस को सिंथेटिक प्रोसेस को क्यों करना है हमें इम्प्रूव, ताकि ये हमारे जो प्रोसेस के थ्रू जो हमारी इम्प्योरिटीज आ रही हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें। अगर हम प्रोसेस के थ्रू इसको मिनिमाइज कर देंगे तो हमारी जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एंड इंटरमीडिएट, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है रॉ मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं और जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं उसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज कॉज होगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। The starting material and intermediates are the chemical building block used to construct the final form of a drug substance. यानी कि जो starting material यानी कि हमारा raw material जो intermediate होते हैं वो सब यूज करे जाते हैं ताकि हमारा जो फाइनल फॉर्म चाहिए हमें ड्रग सब्सटेंस का वो हमें मिल सके। अब फाइनल फॉर्म से मतलब है हमारा टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन यानी कि पेरेंटल जितना भी चीजें हमें फाइनली हमें चाहिए वो सब बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो तो स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट। Unreacted starting materials and intermediate, particularly those involved in the last step of synthesis, can potentially survive the synthetic and purification process and appear in the final product as impurities. अब हमारे कोई भी चीज हमने प्रोसेस फॉर्मेशन किया, हम केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो क्या हुआ स्टार्टिंग में ही हमारा जो कुछ मटेरियल था वो रिएक्ट नहीं किया आपस में। अब वो मटेरियल किया नहीं तो अब हम उसके प्योरिफिकेशन करेंगे, सिंथेटिक प्रोसेस हम फॉर्म करेंगे, कुछ भी हम करेंगे, लेकिन ये चांसेस हैं कि वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी की तरह अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो मेन प्रोडक्ट लिया उसके अंदर हमारा वो रिएजेंट था, हमारा केमिकल था, स्टार्टिंग मटेरियल था, तो वही स्टार्टिंग मटेरियल को यूज करके हमने बनाया। अब वो रह गया अनरिएक्टेड, यानी कि उसने किसी के साथ रिएक्शन फॉर्म नहीं किया, लेकिन वो प्रेजेंट तो है। तो अब वो प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में तो वो रॉ मटेरियल था लेकिन एंड तक आते हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं थी, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो क्या हो गया हमारे लिए, इम्प्योरिटी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन द सिंथेसिस ऑफ टेप्रानोवर ड्रग सब्सटेंस एनिलीन इज द इंटरमीडिएट इन द लास्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस। यानी कि टेप्रानोवर ड्रग को जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं तो एनिलीन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है लास्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस में। ड्यू टू द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन एंड द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू टोटली एलिमिनेट इट इन द सब्सिक्वेंट प्यूरिफिकेशन स्टेप। अब जो हमारा एनिलीन है उसका और जो हमारा टेप्रानोवर ड्रग सब्सटेंस है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है लगभग सेम। अब जब सेम है तो अगर हम उसकी प्यूरिफिकेशन या कुछ भी करेंगे तो उस केस में जो है हमारा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमें इसको आइडेंटिफाई करना और फिर इसको एलिमिनेट करना। कॉन्सिक्वेंटली इट अपीयर्स इन द ड्रग सब्सटेंस अराउंड 0.1%। अब इसकी वजह से क्योंकि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से जो ड्रग सब्सटेंस है उसके अंदर 0.1% तक एनिलीन हमारा प्रेजेंट होता है।
थर्ड है हमारा इम्प्योरिटीज इन द स्टार्टिंग मटेरियल। अब हमने बात करी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इंटरमीडिएट की वजह से होता है। अब हमने बात करी कि इम्प्योरिटी क्या होती है, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर ही होती है। मतलब पहले तो हमने कहा स्टार्टिंग मटेरियल की वजह से हो रही थी, अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ही खराब है, उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। Impurities present in the starting material would follow the same reaction pathways as the starting material itself, and the reaction products could carry over to the final product as process impurity. अब क्या हुआ कि impurity जो starting material में follow करती है वो भी same path follow करेगी जो भी हमारा starting material है उसके जैसा। अब जब हमारा रॉ मटेरियल जो है स्टार्टिंग मटेरियल है वही खराब है, तो उसमें जब उस और जो उसके साथ इम्प्योरिटी मिली हुई है वो भी सेम रिएक्शन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसकी संभावना हो जाती है कि ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारी प्रोसेस इम्प्योरिटी के थ्रू आ जाए। Knowledge of the impurity in starting material helps to identify related impurities in the final product and to understand the formation mechanism of these related process impurities. अब ये जो impurity है starting material में ये हमेशा हमें हेल्प करती है ये पता करने के लिए कि क्या क्या रिलेटेड impurities है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, और हमें ये बता देती है कि क्या ये मैकेनिज्म फॉलो करती है हमारी प्रोसेस impurities, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है तो हम उसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। One such example is the presence of 4-trifluoromethyl positional isomer in 3-trifluoromethyl alpha ethyl benzahydrol. Due to the presence of 4-trifluoromethylbenzene impurity in the starting material, the 3-trifluoromethylbenzene, अब क्या होता है ये बता रहा है कि ट्राइफ्लोरोमिथाइल पोजिशनल आइसोमर की जो प्रेजेंस होती है फ्लूमेरसिनॉल की, ये रहा फ्लूमेरसिनॉल की, किसकी प्रेजेंस की वजह से, 4-ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन की वजह से, जो कि इम्प्योरिटी होता है स्टार्टिंग मटेरियल में। और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन, यानी कि ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इसके अंदर हमारा ये प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से ये जो आइसोमर की जो प्रेजेंस की वजह से हमारा ये चेंज हो जाता है। इसका एक सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि a second example involves a 2-methyl analog present as a trace impurity in tolperisone due to the presence of 2-methyl propionephrine in the starting material 4-methyl propionephenol। यानी कि जो हमारा 2-methyl एनालॉग प्रेजेंट होता है ट्रेस इम्प्योरिटी में टॉल्पिसोरोन में, किसकी वजह से, जो हमारा 2-methyl प्रोपियोफेनॉन जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा 4-methyl प्रोपियोफेनॉन। अब देखिए 2-methyl प्रोपियोफेनॉन और 4-methyl प्रोपियोफेनॉन दोनों का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डिफरेंस इस चीज में है कि इस वाले केस में जो हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, इस वाले केस में फोर्थ पे, बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट, लाइगेंड एंड कैटलिस्ट। अब हमने बात कर ली स्टार्टिंग मटेरियल की, स्टार्टिंग मटेरियल अनरिएक्टिव रहा तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ लिया कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसकी वजह से कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है रिएजेंट, लाइगेंड एंड कैटलिस्ट। These chemicals are less commonly found in APIs. However, in some cases, they may pose a problem as impurity. ये हमारी APIs के अंदर जनरली फाउंड नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर ये इम्प्योरिटी की तरह हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Chemical reagent, ligand, and catalyst used in the synthesis of drug substance can be carried over to the final product as trace level impurities. यानी कि ये जो हमारे जितने भी हमने नाम लिए केमिकल रिएजेंट, लाइगेंड एंड कैटलिस्ट, ये हम सिंथेसिस के अंदर यूज करते हैं, और क्योंकि हम सिंथेसिस के अंदर यूज कर रहे हैं तो भी ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एक ट्रेस लेवल इम्प्योरिटी की फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बोनिक एसिड क्लोरोमिथाइल टेट्राहाइड्रो pyran-4-yl ester, which is used as an alkylating agent in the synthesis of beta-lactam drug substance, was observed in the final product as an impurity. यानी कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड का जो है हमने एग्जांपल दिया, जो कि हम अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं बीटा लैक्टम ड्रग के सब्सटेंस के अंदर, वो एब्जॉर्ब किया जाता है हमारा एज अ इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। Mechanical chemical reactions are promoted by metal based catalyst। बहुत सारी केमिकल रिएजेंट्स हैं जो क्या रिएक्शंस हैं जो वो हम उसको प्रमोट करते हैं मेटल बेस्ड कैटलिस्ट, यानी कि जब कैटल यूज हो रहा है उसके अंदर कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगा।
For instance, a Ziegler-Natta catalyst contain titanium, Grubbs catalyst contain ruthenium, and Adams catalyst contain platinum. ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जब जो हमने बताया कि हमने मेटल बेस्ड कैटलिस्ट यूज किए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि Ziegler-Natta कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, उसमें टाइटेनियम होता है, Grubbs कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसके अंदर रुथेनियम होता है, एडम कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसके अंदर प्लैटिनम होता है. In some cases, reagents or catalysts may react with intermediates or final products to form byproduct. किस कुछ केसेस के अंदर रिएजेंट और कैटलिस्ट को हम रिएक्ट करवा देते हैं इंटरमीडिएट या फाइनल प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए. Pyridine, a catalyst used in the course of synthesis of meperidone, reacts with an intermediate to form a pyridinium impurity. जैसे ये हमने ऊपर बताया था कि रिएजेंट और कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं इंटरमीडिएट के साथ फाइनल प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट फॉर्म करने के. उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पायरिडीन को जो हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं मेजिप्रिडोन के रिएक्शन के सिंथेसिस के लिए, वो रिएक्ट कर जाती है जाके पायरिडीन है इंटरमीडिएट के साथ और वो पायरिडीन इम्प्योरिटी को फॉर्म कर लेती है. नेक्स्ट है हमारा बाय प्रोडक्ट ऑफ द सिंथेसिस. अब जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट तो हमारा मेन चीज जो हमें चाहिए, बाय प्रोडक्ट हो गया जो मेन प्रोडक्ट के अलावा जो भी चीजें बचती है, जो भी रिएक्शन के बाद फॉर्म होती है, वो होती है हमारी बाय प्रोडक्ट जो कि हमारे किसी यूज की नहीं होती है. All chemical reactions are not 100% selective. The side reactions are common during the synthesis of drug substance. अब जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शन होती है वो 100% सिलेक्टिव नहीं होती, यानी कि उनको ये नहीं पता होता उनको क्या फॉर्म करना है क्या नहीं फॉर्म कर सकते हैं. तो जो ये साइड चेन्स जो हमारी रिएक्शंस फॉर्म हो रही हैं, ये हमेशा ड्रग सिंथेसिस के फॉर्म करने में ये हमेशा इम्प्योरिटी का कॉज होती हैं. बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द साइड रिएक्शंस आर अमंग द मोस्ट कॉमन प्रोसेस इम्प्योरिटी इन ड्रग. जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, जो साइड रिएक्शन से जो फॉर्म हो रही होती हैं, वो हमारा मोस्ट कॉमन जो है इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग के केस के अंदर आता है. Byproducts can be formed through a variety of side reactions such as incomplete reaction, overreaction, isomerization, dimerization, rearrangement or unwanted reactions of starting materials or intermediate with chemical reaction or catalyst. यानी कि जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे जो फॉर्म कर होते हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस की वजह से साइड रिएक्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं, जो कि इंक्लूड कर रहे हैं जैसे हमारा इनकम्प्लीट रिएक्शन है, यानी कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुआ उसके अंदर जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो इनकम्प्लीट हुआ, स्टार्टिंग मटेरियल कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ. तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट रिएक्शन हुई. ओवर रिएक्शन मतलब जितना एक रिएक्शन चाहिए तो उससे ज्यादा रिएक्शन हो गया. आइसोमर्स का फॉर्मेलाइजेशन और डाइमर्स यानी कि उसने अपने आप ही कंजुगेट बना ली. रीअरेंजमेंट हो गया यानी कि शिफ्टिंग होगी पोजीशन की. जैसे हाँ ऊपर एग्जांपल हमने दिया था, ये जो 2 मिथाइल प्रोपिफेनॉल 4 मिथाइल प्रोपेनॉल डिफरेंस सिर्फ 2 सेकंड और 4th पोजीशन का है मिथाइल का, वो यहाँ पे हो गया. अनवांटेड रिएक्शन होगी स्टार्टिंग मटेरियल की जो हमें नहीं चाहिए हुई थी किसी इंटरमीडिएट और केमिकल रिएजेंट और कैटलिस्ट का, जिसका एक एग्जांपल हमने ये पढ़ा कि जो पायरिडीन है इसने रिएक्ट कर लिया इंटरमीडिएट के साथ पायरिडीनियम इम्प्योरिटी का फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ ओवर रिएक्शन, यानी कि जब हमारा ओवर रिएक्शन हो जाती है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी हमें इम्प्योरिटी मिलती है. In many cases, the previous steps of the synthesis are not selective enough and the reagents attack the intermediate, not only at the desired site. यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस जाते हैं जिसमें से जो प्रीवियस स्टेप हम सिंथेसिस का करते होते हैं वो इतना सिलेक्टिव इनफ नहीं होता है, तो क्या करता है जो हमारा रिएजेंट है वो हमारा इंटरमीडिएट को अटैक कर देता है, डिजायर्ड साइट के ऊपर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, in the synthesis of nanodrolone decanoate, the last step of the synthesis in the decanolization of the 17OH group. अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा सिंथेसिस होता है नॉन हाइड्रोलिन डिकैनोएट का, उसका लास्ट स्टेप होता है सिंथेसिस का जिसको हम डिकैनोलाइजेशन बोलते हैं 17OH ग्रुप का. In the course of overreaction, the reagent also attacks the 4ene3-oxo group, leading to enol ester type impurity. अब ये बता रहे हैं कि जब इसका रिएक्शन होता है डिकैनोलाइजेशन होता है तो इसमें ओवर रिएक्शन की वजह से रिएजेंट है वो 4ene3-oxo ग्रुप को भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनॉल ईस्टर टाइप की इम्प्योरिटी का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ साइड रिएक्शन, यानी कि अब हम पढ़ रहे थे अभी तक हमने पढ़ा स्टार्टिंग मटेरियल का, प्रोडक्ट्स का, बाय प्रोडक्ट्स का. अब जो हमारी साइड रिएक्शन हो रही है उसका जो प्रोडक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी हमारे को इम्प्योरिटीज मिलती है. Some of the frequently occurring side reactions are well known to the synthesis chemist. जो बहुत सारी जो साइड रिएक्शन हमारी फॉर्म होती हैं वो हमारा जो केमिस्ट है जो कि हमारी सिंथेसिस कर रहा होता है उसको पता है. Other which leads to trace level impurity have to be detected and elucidated during impurity profiling.
अब जो कुछ ऐसी ट्रेस लेवल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हमें डिटेक्ट करना होता है और उसको इलुसिडेट करना होता है उसकी इम्प्योरिटी की प्रोफाइलिंग को. द फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटो पाइपेराजीन डेरिवेटिव इज अ टिपिकल साइड रिएक्शन इन पेप्टाइड सिंथेसिस. जो हमारा फॉर्मेशन होता है डाइकीटो पाइपेराजीन का डेरिवेटिव का, वो एक टिपिकल साइड रिएक्शन होती है पेप्टाइड सिंथेसिस के अंदर. Impurities originating from degradation of the drug substance, यानी कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसका जब डिग्रेडेशन हो जाता है उसकी वजह से भी हमें इम्प्योरिटी मिलती है. Impurities can also be formed by degradation of the end product during manufacturing of bulk drugs. यानी कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं हम बल्क ड्रग की, तब उसके अंदर क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है हमारे एंड प्रोडक्ट का. डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोरेज और फॉर्मुलेशन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म और एजिंग आर कॉमन इम्प्योरिटीज इन द मेडिसिन. जो हमारा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है स्टोरेज या फॉर्मुलेशन की वजह से अलग अलग डोसेज फॉर्म के अंदर, वो हमारी कॉमन सोर्स है हमारी इम्प्योरिटी का. The definition of degradation product in the ICH guideline is a molecule resulting from a chemical change in the substance brought by over time or due to the action of light, temperature, pH of water or by reaction with excipient and or the intermediate container closure system. इनकी जो डेफिनेशन है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की आईसीएच गाइडलाइंस के अंदर, वो ये बताती है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बना हो जबकि उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज हो जाए टाइम के थ्रू, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, पीएच की वजह से, वाटर की वजह से, या किसी रिएक्शन उसकी एक्सीपेंट है इंटरमीडिएट किस कंटेनर क्लोजर सिस्टम के साथ, किसी भी चीज के साथ आपके केमिकल ने रिएक्ट कर लिया, उसकी वजह से इम्प्योरिटी होती है, उसके अंदर डिग्रेडेशन होता है, वो हमारा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कहलाता है. ऐसी डेफिनेशन दी हुई है मैं आईसीएच गाइडलाइन ने. इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ aspartame, in the presence of moisture, hydrolysis occurs to form degradation product L-aspartyl L-phenylalanine and 3-benzyl 6-carboxymethyl 2,5-diketopyrazine. अब ये बता रही कि एस्पार्टेम का जो केस हमने लिया, इसका जब मॉइस्चर का प्रेजेंस होता है तो ये हाइड्रोलाइज कर जाता है दो फॉर्म्स के अंदर, जो इसके दो डिग्रेडेशन ये हमें प्रोडक्ट हमें यहाँ इसके दिए हुए हैं. A third degradation product beta L L-aspartate L-phenylalanine methyl ester is also known to form. ये इसका जो दो हमें इसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमें दिए हुए थे, इसका एक थर्ड जनरेशन भी हमें इसका एक जो प्रोडक्ट हमें इसका मिलने लगा है. ठीक है. Aspartate degradation also occur during prolonged heat treatment. Aspartate degradation हो भी जाता है जब हम उसको ज्यादा टाइम के लिए हीट ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं. लास्ट है हमारा enantiomeric impurities. The majority of therapeutic chiral drugs used as pure enantiomers are natural products. जो भी हमारे मेजोरिटी ऑफ थेरेप्यूटिक chiral drug है, हम उसको प्योर enantiomers की जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी तरह हम उसको यूज करते हैं. The high level of enantioselectivity of the biosynthesis excludes the possibility of the presence of enantiomeric impurity. जो हाई लेवल एक्टिविटी होती है, सिलेक्टिविटी होती है एनएनशियो की बायोसिंथेसिस को एक्सक्लूड करती है इनकी प्रेजेंस, एनएनशियोमेरिक इंप्योरिटीज की प्रेजेंस हो. In the case of synthetic chiral drug, the racemates which are usually marketed, if the pure enantiomer is administered, the antipode is considered to be an impurity. जब हमारा synthetic chiral drug होता है, तो racemates हैं जो usually marketed करते हैं. अब जो हमारा फिनो enantiomer है, जब इसके साथ administer किया जाएगा, तो antipode जो हम बनेगा, वो एक impurity carry करेगा. The reason for its presence can be either the incomplete enantioselectivity of the synthesis or incomplete resolution of the enantiomer of the racemate. अब हम ये कह रहे हैं कि इम्प्योरिटी आ रही है, तो ये रीजन क्या है इसकी इम्प्योरिटी का. पहला तो ये हो गया कि इनकम्प्लीट इनएंशियोसेलेक्टिविटी है, यानी कि इनएंशियोमेरी को जो सिलेक्टिविटी है सिंथेसिस की उसको कम्प्लीटली नहीं कर पा रहा है. और दूसरा है कि कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया इनएंशियोमर का रेसेमेट के अंदर. Although the ICH guideline exclude enantiomeric impurity, pharmacopoeia consider them as ordinary impurity. जो कि हमारा ICH guidelines है, वो enantiomeric impurity को हमेशा exclude करता है, लेकिन जो हमारा pharmacopoeia है, वो इसको एक बहुत ही ordinary impurity की तरह consider करता है. A single enantiomeric form of chiral new drug is now considered as an improved chemical entity that may offer a better pharmacological profile and an increased therapeutic index with a more favorable reaction profile. इनकी जो हमारा सिंगल enantiomeric फॉर्म है chiral drug का,
वो हमने एक न्यू इम्प्रूव्ड केमिकल एंटाइटी को बताया, जो कि हमें बहुत अच्छी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल देती है, जिसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो रिएक्शन प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल है। However, the pharmacokinetic profile of levofloxacin and ofloxacin are comparable, suggesting the lack of advantages of single isomer in this regard. यानी कि जो फार्माकोकिनेटिक प्रोफाइल हमारी लीवोफ्लॉक्सेसिन और ओफ्लॉक्सेसिन की जो भी हमारी एंटीबायोटिक हैं वो कंपेरेबल है, उसको क्या सजेस्ट करती हैं, लैक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सिंगल आइसोमर इन दिस यानी कि जो सिंगल आइसोमर से रिलेटेड जो इसके जो एडवांटेजेस को ये हमेशा लैक करती हैं. The prominent single isomer drugs which are being marketed include levofloxacin and levalbuterol and esomeprazole. ये जो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके सिंगल आइसोमर ये जो ड्रग हमारी फॉर्म की हुई है. टिपिकल एग्जांपल ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग एनेंटियोमेरिक इम्प्योरिटीज आज कौन-कौन सी जो एग्जांपल्स हैं जो एनेंटियोमेरिक इम्प्योरिटीज कंसीडर करते हैं वो है डेक्सक्लोरोफेनेरामीन मेलिएट, टिमोलोल मेलिएट. ये दो हमारी जो एक एग्जांपल है, ये दो हमारे जो है एनेंटियोमेरिक इम्प्योरिटी को ये हमेशा कंसीडर करती हैं. In general, an individual API may contain all of the above mentioned type of organic impurities varying from negligible to significant level. ये जितनी भी हमने impurities के बारे में पढ़ा अभी तक, ये जो सारी जो है हमारी impurity, वो एक individual entity वो उन सब में से consider करती है और जो इसकी range करती है impurities की वो negligible यानी कि बहुत कम quantity में या significant level या इस level तक होती है जहाँ तक हम इसको use कर सकते हैं.